नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा नेगी। देश भर में पीएफआई पर शिकंजा कसने का अभियान लगातार जारी है और इसी कड़ी में एक बार फिर से देश भर में बड़ी छापेमारी को अंजाम दिया जा रहा है। आज 7 राज्यों में छापेमारी की जा रही है। देर रात से एनआईए और ईडी की टीमों ने रेड की शुरुआत कर रखी है। उत्तर प्रदेश के साथ देश के 7 राज्य हैं जो कि पीएफआई के ठिकानों पर रेड की जा रही है। साथ ही बड़ी संख्या में संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ हो रही है। उत्तर प्रदेश में भी कई जिलों में छापे चल रहे हैं, जिसमें लखनऊ, मेरठ, गाजियाबाद, बुलंदशहर, सीतापुर, कानपुर छापेमारी यहां जारी है। इसके अलावा आजमगढ़, वाराणसी में भी जांच एजेंसियों ने रेड डाली है और करीब 44 संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ हो रही है। गाजियाबाद से जानकारी आप तक पहुंचाएं। यहां की बात करें तो सिर्फ गाजियाबाद के कलचीना गांव में 11 संदिग्धों को लिया गया है हिरासत में, जिनसे पूछताछ जारी है। तो आपको 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं। पीएफआई पर हुई छापेमारी पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी ने कहा है कि कई सारे इनपुट्स मिले थे और इसके आधार पर ही अब ये छापेमारी जारी है। और लगातार आप देख रहे हैं इस महीने में तेजी से उन राज्यों में छापेमारी हो रही है जहां पर पीएफआई से जुड़े हुए लोग मिल रहे हैं। हिरासत में उनको लिया जा रहा है, पूछताछ उनसे की जा रही है। इससे पहले भी आपने देखा 15 राज्यों में एनआईए की टीम पहुंची, छापेमारी की। और उससे कुछ दिन पहले भी आपने देखा था कि 7 राज्यों में एनआईए की टीम ईडी की टीम के साथ जॉइंट ऑपरेशन चला के छापेमारी को अंजाम दे रही है और जहां जहां रेड डाली जा रही है वहां लोगों को हिरासत में लिया जा रहा है। जो लोग संदिग्ध लग रहे हैं उनको हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज का दिन बहुत अहम हो जाता है। एनआईए ईडी का ये जॉइंट ऑपरेशन प्रहार, जिसमें आज देश के 7 राज्य हैं, 7 राज्य जिनमें उत्तर प्रदेश भी शामिल है। उत्तर प्रदेश को मिला लिया जाए तो कुल मिलाकर 7 राज्यों में आज इस समय भी ईडी और एनआईए की टीम मौजूद है। रात को ऐसे तकरीबन 3:30 बज रहे थे। अब पुलिस वो बाहर खड़े थे, पहले बेल बजी, उन्होंने हम जा रहे थे तो वो 1-2 लातें मारी, फिर हमने खोल दिया तो वो बस एकदम सारे जितने जो आए थे वो सब अंदर आ गए। उन्होंने पापा को पूछा कि वो कहाँ हैं। मैंने कहा सो रहे हैं वो, कि उन्हें उठाओ। उन्हें उठाया तो बस फिर कुछ नहीं पूछा, ना उनसे बोले कुछ। सारा मतलब घर पूरा सब जो है ना, एक चीज़ जो है ना चेक करी। सारा घर जैसे जो है सब उन्होंने देखा, बेड वेड, कपड़े वपड़े जो थे सब निकाले, अलमारियाँ ऊपर ये जो है। अच्छा, आपके फादर पीएफआई में कब थे? बस तकरीबन 3 महीने पहले। पीएफआई के नेटवर्क को पूरी तरह से ध्वस्त किया जा रहा है। पूरी प्रदेश में सतर्कता बढ़ा दी गई है, लोग सर्विलांस में हैं। हम किसी भी स्थिति में उत्तर प्रदेश में गैरकानूनी गतिविधियों को अनुमति नहीं देंगे, हम कड़ी कार्रवाई करेंगे। उसी के तहत लगातार कार्रवाई चल रही है। ये भी कहा जा रहा है कि पीटीआई की नज़र में आरएसएस के हिंदू देखिए, नेता थे। जो हम स्पष्ट रूप से अभी ये तो जांच का विषय है, लेकिन ये बता दें कि उत्तर प्रदेश में कानून के सिवाय कुछ नहीं चलने वाला है। जो भी व्यक्ति कानून हाथ में लेगा हम कड़ी कार्रवाई करेंगे। तो पीएफआई पर हुई छापेमारी पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी ने कहा है कि कई सारे इनपुट्स मिले थे, इन्हीं के आधार पर छापेमारी हुई। ये हमारे देश में बहुत सारी एजेंसियां ऐसी हैं जो लगातार जो ऐसी घटनाएं होती हैं, जो कानून व्यवस्था के लिए चुनौतियां होती हैं, उस पर लगातार काम करती हैं। और अलग अलग क्षेत्रों में काम करने के लिए अलग अलग एजेंसियां हैं, सक्षम एजेंसियां हैं। एनआईए एक बहुत ही सक्षम एजेंसी है। और पीएफआई के बारे में जिस तरह की सूचनाएं हैं, जैसी गिरफ्तारियां हुई हैं, जैसे कामों में उनकी संलिप्तता की या संदिग्धता की ऐसी बातें लगातार उठी हैं, वो जांच का विषय है और उस पर जांच हो रही है। कई प्रदेशों में इस तरह की कार्रवाई हुई है जिसमें कुछ लोगों की गिरफ्तारियां भी हुई हैं। अभी चूंकि जांच चल रही है, इसलिए पूरी तरह से इसके विषय में स्पष्ट रूप से कुछ भी कहना अभी संभव नहीं है। चूंकि एनआईए जब कार्रवाई करती है तो ज़्यादातर उसमें आतंकवादी कनेक्शन होता है, टेरर फंडिंग, ये सब चीज़ें होती हैं, तो क्या पीएफआई को लेकर भी ऐसे कुछ सबूत मिले? देखिए, इसमें जो फंडिंग के विषय में है उस पर भी जांच हो ही रही है। और चूंकि कुछ लोगों को अभी रिमांड पे भी लिया गया है, उनकी रिमांड भी कोर्ट ने बढ़ाई है, तो उस तरह से जाँच की जा रही है, उनसे पूछताछ हो रही है। पूछताछ के आधार पर गिरफ्तारियाँ और छापेमारी हो रही है। उसमें जो भी परिणाम आएंगे, कानून सम्मत, विधि सम्मत जो भी कार्रवाई होगी वो करेंगे।
सर, कई सारी जगह से ये मांग भी उठी है कि पीएफआई के जिस तरह से कई सारे मामले सामने आ रहे हैं, चाहे प्रधानमंत्री की रैली में हमले करने की साजिश हो या अन्य जगह आतंकवादी हमलों की साजिश हो, तो उसको बैन करने की मांग भी चल रही है। तो क्या मंत्रालय का विचार है? देखिए, इस समय देश बहुत तेज़ी से विकास कर रहा है और देश के अंदर भी और देश के बाहर भी सरकार के प्रति विश्वास है और हमारे प्रधानमंत्री जी के प्रति विश्वास है। तो ऐसे लोग जिनको ये सब अच्छा नहीं लगता है, देश का बढ़ता हुआ कद, देश का विकास अच्छा नहीं लगता, वो इस तरह की अस्थिरता फैलाने का लगातार प्रयास करते हैं। ऐसे लोग हैं, वो कर रहे हैं, तो कानून अपना काम करेगा। तो देश में और उत्तर प्रदेश में सिर्फ और सिर्फ कानून चलेगा, कानून का राज चलेगा और जो भी इस कानून को खराब करने की कोशिश करेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। आइए इस पर और जानकारी हमारे सहयोगियों से लेते हैं। मेरे साथ इस समय शंकर आनंद मौजूद हैं, दिल्ली से लाइव हैं। ऋषभ मणि त्रिपाठी मेरे साथ लखनऊ से मौजूद है और मेरे साथ मेरे सहयोगी अमित राणा गाजियाबाद से मौजूद हैं। दिल्ली की तरफ सबसे पहले चलते हैं। शंकर आनंद दिल्ली से लाइव है हमारे साथ। शंकर आनंद, ये कहना गलत नहीं होगा कि बैक टू बैक तरीके से हम यहाँ एनआईए और ईडी जॉइंट ऑपरेशन की कार्रवाई देख रहे हैं, और यह भी कहना गलत नहीं होगा कि महज 1 महीने के अंदर यह तीसरी मर्तबा है जब यहां एनआईए का हथौड़ा चल रहा है, पीएफआई के ठिकानों पर छापेमारी हो रही है। आज जिन 7 राज्यों में छापेमारी हो रही है, वहां से अब तक की जानकारी के मुताबिक 57 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। क्या डिटेल है आपके पास? देखिए, अगर मैं बात करूं पूरे देश की, अगर बात करूं तो जिस तरह से पूरे देश भर में आज कार्रवाई हुई है, तो तकरीबन 250 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया और उसमें से कई लोगों की गिरफ्तारी भी हो गई है। और इस वक्त में मैं दिखाना चाहूंगा कि इस वक्त मैं स्पेशल सेल के दफ्तर के ठीक बाहर हूं। यहां पर स्पेशल सेल के द्वारा एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया और उसके बाद तकरीबन 35 से ज्यादा आरोपियों को यहां पर हिरासत में लेने के बाद अब एनआईए को सौंप दिया गया है। एनआईए अब इस मामले में आगे की कार्रवाई करने के बाद, जो हिरासत में लेने के बाद आगे अब गिरफ्तारी की जो तमाम औपचारिकताएं हैं, उस गिरफ्तारी की औपचारिकताओं को पूरा किया जाएगा। और जिस तरह से अगर बात किया जाए, पूरे देश भर की बात की जाए, तो जिस तरह से देखा जाए तो देश भर में इस बार बहुत ज़्यादा एक्शन जो है इस बार में ईडी और एनआईए के द्वारा ना करके, बल्कि जो राज्य की जो बहुत पुलिस प्रशासन की जो एजेंसियां हैं उसको सौंपा गया। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश की एटीएस को जिम्मेवारी दी गई, और अगर दिल्ली पुलिस की बात करें तो दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल इस पूरे ऑपरेशन को विशेष तौर पे इंप्लीमेंट कर रही थी। तो इस वक्त की जो सबसे महत्वपूर्ण खबर अभी मैं बता रहा हूं कि स्पेशल सेल के द्वारा जिन 35 लोगों को हिरासत में लिया गया था उसे एनआईए को सौंप दिया गया है, और एनआईए अब उन तमाम औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद कई आरोपियों को गिरफ्तार करेगी और गिरफ्तार करने के बाद आज कोर्ट में पेश करेगी। तो कहा जा सकता है कि जिस तरह से 22 सितंबर को ये इस पीएफआई संस्था के खिलाफ सर्च ऑपरेशन स्टार्ट हुआ था, उसके कड़ी में आज आगे बढ़ते हुए 8 राज्यों में आज कार्रवाई। 8वां राज्य जो महाराष्ट्र है, वहां पर भी आज अच्छा खासा एक्शन देखने को मिला है। महाराष्ट्र की पुलिस की जो एटीएस है उसने आज कई लोगों को गिरफ्तार किया, और सबसे ज्यादा गिरफ्तारी कर्नाटक से हुई है, जहां पर तकरीबन 75 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। तो बात करें, चाहे उत्तर प्रदेश की बात करें, राजधानी दिल्ली की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, गुजरात की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें, ठीक है शंकर आनंद, बिल्कुल ये वो राज्य हैं जहां पर पीएफआई ज्यादा सक्रिय है और शायद इस वजह से इन राज्यों में बार बार दबिश दी जा रही है। एनआईए की टीम ईडी की टीम के साथ ज्वाइंट ऑपरेशन चला के यहां पहुंच रही है। अब देखिए, जब भी राज्यों का नाम होता है, जब भी यहां छापेमारी की जा रही है, रेड पड़ रही है एनआईए की, वहां उत्तर प्रदेश का नाम हमेशा आ रहा है। ऋषभ मणि त्रिपाठी इस पर जानकारी देंगे, जो कि इस समय लखनऊ से हमारे साथ लाइव मौजूद है। ऋषभ मणि, उत्तर प्रदेश हर बार यहां पर पहुंचना पड़ रहा है एनआईए की टीम को और ईडी की टीम को, जहां पर उत्तर प्रदेश से 57 लोगों को आज हिरासत में लिया गया है। देखिए, यूपी के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार की ओर से एक ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी हुआ है, जिसमें उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश के 26 जिलों में ये छापेमारी हुई है। 57 लोगों को हिरासत में लिया गया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। उनके ठिकानों से जो बरामदगी हुई है, जो डिजिटल डॉक्यूमेंट्स मिले हैं, जो तमाम दस्तावेज मिले हैं, उनकी तस्दीक की जा रही है, उनको वेरीफाई किया जा रहा है। और अगर उनकी संलिप्तता पाई जाती है, कुछ गड़बड़ी होती है, तब उनके खिलाफ आगे विधिक कार्रवाई की जाएगी। जिस तरह से कार्रवाई चल रही है, आप ये मान के चलिए कि पीएफआई के कैडर की कमर तोड़ने की एक कार्रवाई है। उनके मंसूबों को किस तरह से नाकाम किया जाए, ये उसकी कार्रवाई चल रही है। तो एक बड़ी कार्रवाई है
जिसमें तमाम लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। मैं अभी बीकेटी इलाके के अछरामऊ गांव से आ रहा हूं, जहां के प्रधान अरशद के ठिकाने पर छापेमारी हुई थी। अरशद नहीं मिला तो उसका भाई फैज़ान और एक सरकारी टीचर अब्दुल वहीद और उसका भाई मजीद जो पीएचडी का छात्र था, इन लोगों को मिलाकर 6 लोगों को एक ही गांव से अछरामऊ से हिरासत में लिया गया है। बताया गया है कि देर रात 2 से 2:30 के बीच में करीब 100 के करीब के जो फोर्स के लोग थे वो पहुंचे हैं और उन्होंने इन लोगों को हिरासत में लिया है और इनके ठिकानों से जो बरामदगी हुई है उनका विश्लेषण किया जा रहा है। उसमें कोई गड़बड़ी पाई जाएगी, इसके बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जो एक अरशद जो फरार है, अरशद के बारे में बताया जाता है, जो वहाँ का ग्राम प्रधान भी है, वो पहले पीएफआई से जुड़ा रहा है। हालांकि उसके परिजनों का ये कहना था कि उसने हर जगह ये बात सार्वजनिक कर दी थी कि अब वो पीएफआई से जुड़ा नहीं है, लेकिन जब एजेंसीज वहाँ पहुँची हैं तो उससे पहले वो चूंकि घर पे नहीं मिला, अगर वो फरार हुआ है तो उसके फरार होने की वजह भी जरूर जानी जाएगी और तमाम उसका लैपटॉप, उसका कंप्यूटर और तमाम डिजिटल डॉक्यूमेंट। तो जो अभी फिलहाल हिरासत से बाहर है, गिरफ्त से बाहर है एनआईए की, उन तक पकड़ने की भी, उन तक पहुंचने के लिए भी कोशिश की जा रही है। निखिल अग्रवाल हमारे साथ मेरठ से समय लाइव है, उनसे ले लेते हैं इस पर जानकारी। निखिल, ये बड़ी कार्रवाई है, मेरठ में क्या हलचल बनी हुई है? देखिए, पश्चिम उत्तर प्रदेश दिल्ली से सटा हुआ है और मेरठ की अगर कार्रवाई की बात करें तो कल रात से ही पीएफआई की जो सदस्य हैं उनकी तलाश में एटीएस के छापे लग रहे थे और यहां पर मैं आपको बात बताऊं कि लिसाड़ी गेट और सुरूरपुर 2 जगह से 2 लोगों को उठाया गया। लिसाड़ी गेट के फतल्लापुर से फुरकान को उठाया गया और वहीं सुरूरपुर के शमी को उठाया गया और दोनों से पूछताछ का दौर जारी है। लिसाड़ी गेट का जो फुरकान है उसके खिलाफ एविडेंस नहीं मिले तो उसको 151 का मुचलका करके छोड़ दिया गया है, जिसके बाद जो शमी है उससे पूछताछ जारी है और उसके पास से कुछ दस्तावेज भी मिले हैं जिनको लेकर एनआईए और एटीएस लगातार पूछताछ कर रही है। तो ऐसे में मेरठ में ये जो पीएफआई मॉड्यूल है इसको खंगालना बहुत अहम हो जाता है, क्योंकि पहले भी कई आतंकी यहां से मिल चुके हैं, क्योंकि मेरठ एक सैन्य क्षेत्र है और यहां से लगातार इस तरह की गतिविधियों को अंजाम देने के लिए लोग यहां पर काम कर रहे हैं और उसी को लेकर एटीएस यहां पर छापेमारी कर रही है। 22 तारीख को यहां पर छापेमारी हुई, उसके बाद 23 तारीख को 4 लोग गिरफ्तार हुए जो पश्चिम उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार हुए, चाहे उसमें कैराना, मुजफ्फरनगर, शामली, यहां से 4 लोग गिरफ्तार हुए, जिनकी निशानदेही पर आज एक बार फिर छापेमारी की कार्रवाई को अंजाम दिया गया, जहां शमी को लेकर एटीएस पूछताछ कर रही है। मेरठ के थाना सरूरपुर में अभी उसको रखा गया है, वहीं पूछताछ का दौर जारी है। इनसे जो सामान मिल रहे हैं, जो इनपुट्स मिल रहे हैं, उनको एनआईए को ब्रीफ किया जा रहा है और ताकि जो देश विरोधी गतिविधियां पर अंकुश लगाया जा सके। इसी के साथ साथ ईडी भी इसमें शामिल है, क्योंकि इनको फंडिंग कहां से हो रही है इसका पता लगाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है और इसीलिए जॉइंट ऑपरेशन चलाया जा रहा है। निखिल, लौटूंगी मैं आपके पास, अमित राणा के पास चलते हैं। मिशन मिडनाइट कहा जा रहा है अमित राणा, क्योंकि हम एक परिजन को सुना रहे थे जिन्होंने कहा कि देर रात यहाँ पर एनआईए की और ईडी की टीम पहुंचती है, सिर्फ पिताजी के बारे में पूछती है और कुछ नहीं पूछा जाता, ना आओ देखा जाता है ना ताओ देखा जाता है, सीधे उठा के अपने साथ ले गई। तो इसे मिशन मिडनाइट कहना गलत नहीं होगा, अमित राणा? बिल्कुल, इसे मिशन मिडनाइट कहना बिल्कुल अतिशयोक्ति नहीं होगा। आपको बताना चाहूँगा, पीएफआई का नाम जैसे ही आता है तो एक देश विरोधी गतिविधियों का पुलिंदा खुलकर सामने आता है। यही वजह भी रही कि जगह जगह देश में छापेमारी कर रही है और यही गाजियाबाद की अगर मैं बात करूँ, गाजियाबाद में भी बीते 1 सप्ताह के भीतर ये दूसरी बार छापेमारी की गई है, जहाँ बीती 22 तारीख को परवेज के घर पर दबिश दी गई थी, वहाँ लेकिन परवेज दबिश से पहले निकल चुका था। उसके बाद आज फिर उसी गाँव में दबिश दी गई है, थाना भोजपुर थाना क्षेत्र के एक गाँव में दबिश दी गई है, जहाँ से यूपी के सबसे ज़्यादा लोगों को डिटेन किया गया है, हिरासत में लिया गया है। यहाँ से कुल 11 लोगों को हिरासत में लिया गया है, जिनमें कि एक सोशल मीडिया के लोकल पत्रकार भी शामिल है, वो भी इसमें शामिल है। 11 ऐसे लोग हैं जिन्हों की यहाँ हिरासत में लेकर पीछे पूछताछ की जा रही है। तस्वीरें आपको दिखाना चाहूँगा, ठीक मेरे पीछे की ये तस्वीरें हैं जहाँ पर जो एटीएस की टीम है और आईबी की जो टीम है इसी कमरे के भीतर पूछताछ कर रही है उन तमाम 11 संदिग्धों से और पूछताछ का दौर अभी तक जारी है। बीते 2 घंटे से ये पूछताछ चल रही है और अभी भी आगे बताया जा रहा है कि 1 से 1.5 घंटा और चलने वाली है पूछताछ और पूछताछ के बाद ही कुछ निकल कर आएगा पाएगा कि आखिर बिल्कुल पूछताछ की जानी बहुत जरूरी है अमित। और देखिए प्रशांत कुमार के पास चलते हैं, बुलंदशहर से हमारे साथ है, उनसे जल्दी से एक अपडेट ले लेते हैं। प्रशांत, देखिए पूरे देश में सबसे ज्यादा अगर कहीं से लोग हिरासत में लिए जा रहे हैं, पूछताछ जिनसे की जा रही है, वो उत्तर प्रदेश एकमात्र ऐसा राज्य है। आज भी 57 लोगों को हिरासत में ले लिया गया है, लेकिन पीएफआई के प्रति अपने अंदर एक सॉफ्ट कॉर्नर रखने वाले, समर्थन देने वाले इस कार्रवाई का उसके खिलाफ भी खड़े हो रहे हैं, सवाल भी खड़े कर रहे हैं। लेकिन यह बात भी तय है कि कानून को हाथ में लेने वाले इस तरह खुले में तो नहीं रह सकते और इसी वजह से यह जॉइंट ऑपरेशन चल रहा है। बुलंदशहर से क्या अपडेट है प्रशांत कुमार?
बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से एटीएस ने यहाँ से जो लोग हैं उनको अरेस्ट किया था आज, जितने भी एटीएस ने आज यहाँ से अरेस्ट किए थे उन सभी को पीएफआई एजेंटों को यहाँ से एटीएस लेके गई थी, जिसमें से एक अफजाल को सयाना पुलिस को उन्होंने दिया था। अफजाल का 151 में चालान कर दिया गया है और जो अब्दुल हैं उनकी जांच की जा रही है, क्योंकि वो जो है पीएफआई में बताए गए थे कि उनका पीएफआई से लेना देना है। उनके बेटे ने साफ बताया कि वो पीएफआई में पहले थे, लेकिन पिछले 3 महीने पहले से उन्होंने पीएफआई को छोड़ दिया है। अगर बात रही अगर विरोध की, तो विरोध करने वालों के खिलाफ लगातार सरकार एक्शन कर रही है और जो भी कार्रवाई में रोड़ा बनेगा पुलिस की कार्रवाई में, उसके विरुद्ध लगातार सरकार कार्रवाई कर रही है। महज सरकार की बुलडोजर कार्रवाई को भी लोग समर्थन करते हैं। जिस तरीके से दिन पे दिन हो रहे अपराधों को लेकर लगातार योगी सरकार एक्शन में आई है, लगातार उसके बाद अपराध खत्म हो गया है और आज पूरे प्रदेश में लोग सुकून की सांस जीने को तैयार हैं। प्रशांत, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए और तमाम संवाददाताओं का शुक्रिया जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकना होगा, जल्द लौटेंगे।